एपिसोड की शुरुआत में फेंग फे के पेरेंट्स को रिलीफ कैंप में जाने की बात कहता है। उस टाइम पर फे वहाँ नहीं थी और उससे मिलकर उसे ये न्यूज़ देने का फेंग के पास टाइम भी नहीं था। इसीलिए वो पहले फैक्ट्री में कॉल करके रिलीफ कैंप जाने की बात मिसेस लियू को बोल देता है। फिर वो न्यूज़पेपर ऑफिस चला जाता है कुछ टाइम की ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पर उन्हें कुछ देर तक रिलीफ कैंप में क्या क्या करना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है और कैसे उन्हें बचाना है, ये सभी ट्रेनिंग दी जाती है। जिसके बाद फेंग अपने कलीग के साथ रिलीफ कैंप जाने के लिए बस में बैठ जाता है। इधर फे को मिसेस लियू से फेंग रिलीफ कैंप जा रहा है ये खबर मिलती है, जो सुनकर वो फेंग को सी ऑफ करने के लिए तुरंत फैक्ट्री से माई के पास जाकर उसकी शॉप से कुछ खाने की चीज़ें लेती हैं। फिर हॉस्पिटल जाकर नर्स से कुछ मेडिसिन लेती है और कुछ कपड़े लेकर न्यूज़पेपर ऑफिस जाती है। लेकिन कुछ ही देर पहले बस फेंग के सामने से निकल चुकी थी। ये जानकर वो बस के पीछे भागती है और फेंग का नाम लेकर चिल्लाती है, लेकिन बस नहीं रुकती। एंड में फे थक कर एक जगह पर रुक जाती है, पर लकीली फेंग ने उसकी आवाज़ सुन ली थी और बस रोक कर वो उससे मिलने के लिए आ गया था। फे नहीं चाहती थी कि फेंग ऐसे खतरे वाले जगह पर जाए, पर ये फेंग की ड्यूटी थी, उसे लोगों की हेल्प करनी है। वो फे को सेफ रहने के लिए बोलकर वापस आने का प्रॉमिस करके सामान लेकर चला जाता है। और यहाँ पर फे सिर्फ एक ही प्रे कर रही थी कि फेंग जहाँ पर भी जाए वो सेफली घर वापस आ जाए। दूसरी तरफ अर्थक्वेक आने के बाद शिंग की रूममेट अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के लिए चली गई थी। तब शिंग अपना रूम साफ करके हुआ का पहला भेजा गया लेटर देखकर उसे याद कर रही थी। वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी, लेकिन तभी वो खुद उससे मिलने के लिए आ जाता है, जो आज उसके भेजे गए डिवोर्स पेपर पर साइन करके लेकर आया था। ये चीज शिंग के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। ये बात तो उनके बीच क्लियर हो गई थी ना कि दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्हें डिवोर्स की क्या ज़रूरत। हुआ के मुताबिक ये डिवोर्स ज़रूरी है क्योंकि वो रिलीफ कैंप जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। अर्थक्वेक बार बार आने की वजह से कई मेडिकल स्टाफ की जान चली गई है और कुछ बुरी तरीके से इंजर्ड है। उसके साथ भी वही हो सकता है। वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो और शिंग उसकी वाइफ होने के नाते उसका बोझ उठाए। इसलिए वो उसके लिए पहले ही डिवोर्स पेपर पर साइन करके जा रहा है, ताकि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो शिंग को उसकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और वो फ्री रहे। पर शिंग उसकी ये बात नहीं मानती। आखिर वो उसे प्यार करती है, वो उसे कुछ भी होने नहीं देगी। उसकी प्रॉब्लम पर साथ देना उसकी ड्यूटी है। इसीलिए शिंग उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देती है और हुआ को वापस से सेफली उसके पास आने को बोलती है। ये सुनकर हुआ रोने लग जाता है और शिंग को हग करने के बाद रिलीफ कैंप के लिए चला जाता है। वहीं फेंग को अपने बैग में फे का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने उसके लिए जो जो चीज़ें भेजी हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो लिखा था। ये लेटर पढ़कर फेंग स्माइल करने लग जाता है। एक तरफ जहाँ पर फे अपने एरिया में अर्थक्वेक में इफेक्टेड हुए लोगों की हेल्प कर रही थी, उनके लिए शेल्टर बना रही थी, तो दूसरी तरफ फेंग अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हुए एरिया के लोगों की हेल्प करने में लग जाता है। वहाँ पर हजारों लोग बुरी तरीके से इंजर्ड थे, बहुत से लोग मिसिंग भी थे, कितने लोग मलबे के नीचे फंसे हुए थे। लोगों की ये हालत देखकर फेंग को बहुत ही बुरा लगता है। इस दौरान फेंग का एक सीनियर उसे रेस्क्यू मिशन के बारे में कुछ टिप्स दे देता है। फिर फेंग मलबे में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में लग जाता है। वैसे फेंग का काम सिर्फ लोगों को छोटी मोटी हेल्प करना और अर्थक्वेक को लेकर न्यूज़ कलेक्ट करना था, फिर भी वो लोगों को मलबे के नीचे से रेस्क्यू करने के काम में भी जुट जाता है। इधर हुआ भी एक ही दिन में कई इंजर्ड लोगों की जान बचाने में और कुछ लोगों को बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट देने में बिजी था। दूसरी तरफ फे बॉस फू से फेंग की इन्फॉर्मेशन मांग रही थी, लेकिन उनको वहाँ से अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया था। सिर्फ उन्हें इतना पता है कि फेंग इस टाइम बहुत ही डेंजरस रिलीफ कैंप पर काम कर रहा है। ये सुनकर फे और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इधर उसे रिलीफ कैंप में फेंग और हुआ की मुलाकात होती है। दोनों ने अपनी अपनी वाइफ के लिए बहुत से लेटर्स लिखे थे, पर सिचुएशन खराब होने की वजह से दोनों लेटर्स को पोस्ट नहीं कर सके। दोनों खुले आसमान को देखकर अपनी अपनी वाइफ को याद करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ फे और शिंग भी उसी आसमान को देखकर अपने अपने हस्बैंड को याद कर रहे थे। उनसे कोई भी लेटर या फिर फ़ोन कॉल ना मिलने पर दोनों काफ़ी परेशान भी थे। इस बीच उसे रिलीफ कैंप में फिर से अर्थक्वेक का आफ्टर शॉक आता है, मतलब कि लगातार छोटे मोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। ये खबर पूरे चाइना में फैल चुकी थी, जिससे फे और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि आफ्टर शॉक में फेंग की रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर्स इंजर्ड हो चुके थे। कहीं फेंग भी जो इंजर्ड नहीं है, ये खबर फे को जानना था। वो इस बारे में मिस्टर फू से
से पूछती हैं, पर उन्हें भी वहाँ से कोई खबर नहीं मिली थी। इसीलिए फे उसे रिलीफ कैंप में फेंग को ढूंढने जाने का डिसाइड करती हैं। वो मिसेस शू से कुछ दिनों की छुट्टी मांगती हैं। अब पहले तो मिसेस शू उसे छुट्टी नहीं दे रही थी, वो फे को अपने काम पर ध्यान देने को बोल रही थी। अगर फेंग इंजर्ड हुआ भी तब भी वहाँ पर डॉक्टर्स तो मौजूद है ही ना उसका ख्याल रखने के लिए। फिर भी फे अपनी जिद नहीं छोड़ती, भले ही कितने भी बड़े डॉक्टर्स मौजूद हो, उसे सिर्फ अपने हस्बैंड की सेफ्टी देखनी है। फे का ये प्यार देखकर मिसेस शू उसे छुट्टी दे देती है, जिसके बाद फे अपने पेरेंट्स से मिलकर फेंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। हालांकि उसके पेरेंट्स फे के लिए बहुत ही डरे हुए थे। आखिर कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद मौत के मुंह में जाते हुए देख पाएंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी अपने हस्बैंड की सेफ्टी जाने बिना शांत नहीं बैठ पाएगी। उसे रोकने से कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसे जाने दिया। दूसरी तरफ शेंग को अपनी रूममेट से उस रिलीफ कैंप में आफ्टर शॉक होने की खबर मिलती है। अब शेंग का भाई और हस्बैंड दोनों उसी रिलीफ कैंप में थे, इसलिए वो उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत ही डर जाती हैं। इधर बहुत सारे रिलीफ कैंप में फेंग को ढूंढने के बाद एक रिलीफ कैंप में फे को मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश थे। इतने दिनों बाद फेंग को अपने पास पाकर फे तो रोने लग जाती हैं। तब उसे खुश करने के लिए फेंग अपनी ड्राइंग उसे दिखाता है, जो कि उसने रेस्क्यू मिशन के बीच में फ्री टाइम में बनाई थी। साथ ही फेंग उसे कुछ लोगों की कहानी सुनाता है जिन्हें वो बचा नहीं पाया। एक बच्ची थी जिसकी बॉडी में मलबे की रॉड घुस गई थी और अपने आखिरी टाइम में उस बच्ची ने फेंग के साथ बात की। यही सारे इंसिडेंट सोचकर फेंग रोने लग जाता है। तब फे उसे कंफर्ट करती है। अब जो भी हो, फे उसके बिना वापस नहीं जाने वाली थी, भले ही फेंग उसे वापस जाने की कितनी भी रिक्वेस्ट करे। आखिर दोनों ने हर प्रॉब्लम में एक दूसरे का साथ देने का प्रॉमिस किया था, जिसके बाद फे भी अब से फेंग के साथ लोगों को रेस्क्यू करने में लग जाती है। बीच बीच में आफ्टर शॉक आते रहते हैं और उन्हें इस रेस्क्यू मिशन के दौरान काफी इंजरी हुई थी, पर दोनों ने एक दूसरे को संभाला। डॉक्टर हुआ भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिर 35 दिनों के बाद जाकर सभी सिचुएशन पहले की तरह ठीक हुई और फेंग और फे अपने घर सही सलामत वापस आए। उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत ही खुश थे। वहीं हुआ भी जब शेंग के पास वापस आया तो वो उसे खुशी के मारे हक कर लेती हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस दौरान हमें 1976 में चाइना में हुए रियल अर्थक्वेक डिजास्टर की फुटेज भी दिखाई जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस शू फे का आर्टिकल न्यूज़पेपर पर पढ़ रही थी। उन्हें उसका आर्टिकल बहुत ही पसंद आता है। उनके हिसाब से फे को यूनिवर्सिटी जाने की जिद छोड़कर इसी तरीके से राइटिंग करते रहना चाहिए। इस दौरान लिंगी जियांग की तरफ कुछ इशारा करती हैं। तब जियांग अपनी मॉम से लिंगी को पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के उस पोस्ट पर अपॉइंट करने को कहता है जहाँ पर पहले टिंग काम करता था। आखिर लिंगी की राइटिंग स्किल्स अच्छी है और वो जियांगचेंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी है। प्रेजेंट टाइम में न्यूज़पेपर ऑफिस पर उसका जॉब परमानेंट नहीं है, इसीलिए उसे फैक्ट्री के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर मिसेस शू ऐसे कैसे लिंगी को जॉब दिला दे, ये तो उनकी पोजीशन का फायदा उठाना हुआ। पर जियांग के जिद करने पर वो इस बारे में चीफ वांग से बात करने का प्रॉमिस करती है। हालांकि जब लिंगी बाहर जाती है तब मिसेस शू अपने बेटे को डांटती है। लिंगी उनकी बहू है तो वो खुद भी तो उनसे डायरेक्टली बात कर सकती है ना। हर बार उनके बेटे के जरिए वो इनडायरेक्टली क्यों उनसे बात करती है। पर जियांग के मुताबिक लिंगी उसकी वाइफ है, इसीलिए वो उसकी बात उनके सामने रखता है। वही रात को फ्याज फेंग को उसके ब्रदर इन लॉ हुआ के घर तक छोड़ने जाने की जिद कर रही थी। तब मजबूरी में फेंग को उसे सच बताना पड़ता है कि वो हुआ के घर में नहीं बल्कि शिन्हुआ बुक स्टोर वेयर हाउस में सोता है। ये सुनकर फे भी उस रात उसके साथ वहीं पर सो जाती है। इस दौरान दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। शादी से अभी तक दोनों कितने अलग अलग बेड पर सोए हैं। पहले तो फे के घर पर जहाँ फे अपने बेड पर सोती थी और फांग फ्लोर पर अपना बेड लगाकर सोता था। फिर मिसेस शू के ऑफिस में मौजूद बेंच को उन्होंने अपना बेड बनाया था। फिर उनके पहले घर का बंक बेड और फिर टिंग से बोरो की गई वुड का बनाया हुआ डबल बेड, जिसके बीच में उन्होंने बाउंड्री भी लगाई थी, उसमें भी दोनों सोए थे। अब कुछ दिनों से जो शेल्टर हाउस बनाया गया था वहाँ पर उनका वो छोटा सा सिंगल बेड और आज से बुक स्टोर वेयर हाउस में इस बेंच पर उनका छोटा सा बेड था। पता नहीं लाइफ उन्हें आगे कहाँ तक लेकर जाएगी। अब जो भी हो, दोनों ने इस लाइफ में एक दूसरे का प्यार पा लिया, उनके लिए वो सबसे बड़ी बात थी। अगले दिन फैक्ट्री में मिसेस शू चीफ वांग से पब्लिसिटी डिपार्टमेंट क्लर्क पोस्ट की रिक्वायरमेंट पूछती हैं। जब सभी क्वालिफिकेशन उनकी बहू लिंगी से मैच होती हैं तो वो उन्हें लिंगी के बारे में बोलती है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लिंगी को ये जॉब ना मिले। वो फैक्ट्री हेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बहू को ये जॉब दे दी जाए। जो डिजर्विंग हो उसी कैंडिडेट को वो जॉब देनी चाहिए। लेकिन वांग के मुताबिक ये पोस्ट लिंगी डिजर्व करती हैं। उन्हें जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की कोई फीमेल ग्रेजुएट ही चाहिए थी।
जिसे राइटिंग की अच्छी नॉलेज हो। ऊपर से लिंगी ने न्यूज़पेपर पर इंटर्नशिप भी की है, इसीलिए लिंगी को ही वो जॉब मिलेगी। ये बोलकर वांग वहाँ से चली जाती है, पर उनकी बातें दूर से लिन सुन रही थी, जिसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो उस पोस्ट पर अपने बॉयफ्रेंड वांग को देखना चाहती थी। इधर टिंग एक स्वीट पोटैटो सेलर से बात कर रहा था, जहाँ वो उसे पुलिस से किस दिन बचकर रहना है ये बोलता है। साथ ही वो स्वीट पोटैटो रोस्टिंग को लेकर टिप्स भी देता है, पर इस दौरान टिंग को माई का भाई देख लेता है। अब जब टिंग उनके घर लंच पर आता है, तब सॉन्ग ये पूरी बात फैमिली के सामने बोल देता है। पहले माई और टिंग उनसे झूठ बोल रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद दोनों को उन्हें सच बताना ही पड़ता है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के क्लर्क पोस्ट से टिंग को निकाल दिया गया है। जिसके बाद माई का भाई और उसकी भाभी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। माई के पेरेंट्स भी टिंग को बुरा भला कहते हैं। अब अगर टिंग के पास जॉब है ही नहीं, तो वो माई और टिंग का डिवोर्स करवाना चाहते थे। टिंग उन्हें समझाता भी है कि फूड स्टॉल और शादी फंक्शन में कुकिंग करके वो अच्छा पैसा कमा रहा है। फिर भी माई की फैमिली टिंग की इंसल्ट किए जा रहे थे। तब माई टिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कभी अपने घर वापस आने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने घर में अपने हस्बैंड की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकेगी। हालांकि वो इन सब को लेकर टिंग को भी डांटती है। अगर वो जॉब ना छोड़ता तो टिंग के साथ साथ उसकी भी इंसल्ट उसके घर वाले नहीं करते। लेकिन अब वो उसे अपने कुकिंग करियर पर सक्सेसफुल होने को और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बोलती है, तभी वो उसके साथ अपनी फैमिली के सामने प्राउडली खड़ी हो पाएगी। दूसरी तरफ फेंग को उसके अंकल फू और उसके बॉस युआन मिलने के लिए बुलाते हैं। फेंग ने जो रिलीफ कैंप में रेस्क्यूअर्स की ड्राइंग बनाई थी, अर्थक्वेक की रियल स्टोरी अपनी ड्राइंग के जरिए दिखाई थी, वो उन्हें काफ़ी पसंद आई। युआन फेंग के साथ इन ड्राइंग्स की कॉमिक बुक पब्लिश करना चाहते थे, पर फेंग अभी नया है, इसलिए युआन उस कॉमिक बुक में उसके साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि फेंग का नाम कॉमिक बुक के आर्टिस्ट के तौर पर ज़रूर मेंशन किया जाएगा। इस खबर से वो काफ़ी खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि युआन उन ड्राइंग्स में से फे की ड्राइंग निकाल देने के लिए बोलता है। उनके हिसाब से एक टेक्सटाइल फीमेल वर्कर अर्थक्वेक जैसे डिस्टॉर्टेड प्लेस में लोगों को बचाने के लिए जाए, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है। ऊपर से फे फेंग की वाइफ है, तो लोग इस बात को झूठा ही मानेंगे, सोचेंगे कि फेंग अपनी वाइफ को हीरो बनाने के लिए उसकी झूठी ड्राइंग कर रहा है। तब फेंग युआन को समझाता है कि ये स्टोरी रियल है, इसमें ड्रॉ किए गए सभी लोग रियल है और सभी इंसिडेंट भी रियल है, इसलिए वो इनमें से एक भी ड्राइंग चेंज नहीं करेगा। इस बात से युआन और फेंग के बीच आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। तब अंकल फू किसी तरीके से फेंग को शांत करके बाहर लेकर जाते हैं और उसे युआन की बात मान लेने को बोलते हैं। युआन के साथ काम करके फेंग का अपना करियर तो आगे बढ़ेगा ही, साथ ही उसकी इनकम भी बढ़ेगी। जिसके बाद फेंग वापस आकर युआन से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी तो मांगता है, पर अपनी ड्राइंग उनसे वापस ले लेता है, क्योंकि उस अर्थक्वेक में उन लोगों ने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर दूसरे लोगों की जान बचाई थी। हर एक पर्सन की कहानी दुनिया को जानना ज़रूरी है, इसीलिए किसी भी पर्सन की कहानी हटाई नहीं जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और युआन इस बात से ज़रा भी खुश नहीं दिखता। फिर फेंग एक फैंसी रेस्टोरेंट में फे को लंच के लिए बुलाता है और उसे अर्थक्वेक इंसिडेंट वाली उसकी ड्राइंग दिखाता है। उस इंसिडेंट में फे सभी लोगों को देखकर बहुत ही खुश थी। वो जल्दी फेंग की इन ड्राइंग को कॉमिक बुक के तौर पर पब्लिश होते हुए देखना चाहती थी, पर फेंग को समझ आ गया था कि बिना पैसे और किसी बड़े पर्सन के सपोर्ट के वो ये बुक पब्लिश नहीं कर पाएगा। अब तो युआन भी उससे नाराज़ है। हालांकि वो युआन के साथ आर्ग्यूमेंट होने की बात फे को नहीं बताता और उसके साथ टाइम एंजॉय करता है। यहाँ पर फेंग की किस्मत इतनी बुरी थी कि उसकी ड्राइंग अंकल फू को भी पसंद तो आई थी, इसीलिए वो फेंग की उन अर्थक्वेक स्टोरी ड्राइंग को अपने न्यूज़पेपर पर सीरियल के तौर पर डेली पब्लिश करने की बात कहता है, जिस बात से फेंग काफ़ी खुश था। भले ही कॉमिक बुक के तौर पर नहीं तो कम से कम न्यूज़पेपर पर तो उसकी अर्थक्वेक स्टोरी पब्लिश होगी। जिसके बाद एक तरफ जहां पर टीवी रेडियो पर अर्थक्वेक इंसिडेंट की न्यूज़ चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ न्यूज़पेपर पर फेंग की अर्थक्वेक रियल लाइफ स्टोरी की ड्राइंग एपिसोड बाय एपिसोड डेली पब्लिश होती जा रही थी। इस बीच एक दिन जियान नाम का एक पर्सन फैक्ट्री डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर अपनी पोस्ट ज्वाइन करता है, जिसका मिसेस शू फैक्ट्री हेड के तौर पर वेलकम करती है। तभी उन्हें जियांग से खबर मिलती है कि उनको फिर से फैक्ट्री हेड पोस्ट से हटाकर टेक्सटाइल वर्कर की पोस्ट पर डाला जा रहा है, जहां पर उन्होंने 20 साल तक काम किया था। पर मिसेस शू के मुताबिक इतने साल टेक्सटाइल वर्कर के तौर पर काम करने के बाद उन्हें लगा कि उनका ये फैक्ट्री हेड का पोस्ट परमानेंट हो जाएगा। फिर क्यों उन्हें फिर से उसी ओल्ड पोस्ट पर भेजा जा रहा है। तभी लिन आकर जियांग से मिसेस शू की बुराई करने लग जाती हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अपनी बहू को पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब दिलवाई है। इस बात से मिसेस शू बुरी तरीके से हर्ट होती है। उन्होंने कभी अपने पोस्ट का मिसयूज़ नहीं करा था। उनकी बहू उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है,
इसीलिए उन्होंने लिंगी की बात चीफ वांग से की थी। फिर भी मिसेस शू के खिलाफ एलिगेशन लगाए जा रहे थे। तब जियांग इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की बात कहता है और मिसेस शू के साथ साथ सभी को अपनी पोस्ट पर वापस ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है। पर इन गलत एलिगेशंस की वजह से मिसेस शू पूरी तरीके से टूट गई थी। उन्होंने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया था और खाना पीना तक छोड़ दिया था। वो सिर्फ रोए जा रही थी। लिंगी अपनी मदर इन लॉ की ये हालत देख नहीं पाती। आखिर उसकी जॉब की बात करने की वजह से ही उन पर एक गलत एलिगेशन लगा था। इसीलिए वो अगले दिन जियांग के साथ फैक्ट्री के डिप्यूटी डायरेक्टर से बात करने के लिए जाती हैं और उन्हें अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी राइटिंग दिखाती हैं। वो हर तरफ से पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की जॉब के लिए क्वालिफाइड है। उनकी मदर इन लॉ ने सिर्फ उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन का पता किया था और उसके क्वालिफिकेशंस के बारे में चीफ वांग को बोला। उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके उसे जॉब नहीं दिलवाया। जियान को भी लिंगी की ये बात सही लगती है। हालांकि लिन अब भी मिसेस शू के खिलाफ जियान को भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियान उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा वो लिंगी और जियांग से मिसेस शू को जल्दी फैक्ट्री में वापस लाने के लिए बोलता है। उनके जैसे हार्डवर्किंग लोगों की फैक्ट्री में हमेशा ज़रूरत है। ये सुनकर जियांग और लिंगी जितना खुश थे, लिन उतना ही दुखी थी। वही फेंग की अर्थक्वेक रियल स्टोरी की ड्राइंग सभी को बहुत ही पसंद आती है। पूरे कंट्री के बहुत से रीडर्स ने उसके लिए लेटर भेजे थे और फेंग उन सभी के जवाब देने को बहुत ही एक्साइटेड था। इन लेटर्स के बीच फेंग को उसके पेरेंट्स का भी एक लेटर आया था जो कि अंकल फो उसे देते हैं। उसके पेरेंट्स इस टाइम यूनान में हैं। वो फेंग से मिलना चाहते हैं और जियांगचिंग सिटी में जो उनका पुराना घर है यहाँ वो वापस आने वाले हैं। सालों बाद पेरेंट्स से कोई लेटर मिलना फेंग के लिए थोड़ा सा अजीब था। उसे समझ नहीं आता कि वो खुश हो या फिर दुखी। फिर जब वो फे से मिलता है तो वो उसे उसके स्टोरी रीडर्स के लेटर का जवाब देने को बोलता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए यूनान जाना है। दूसरी तरफ लिंगी मिसेस शू के लिए खाना लेकर जाती है और उन्हें समझाती है कि उन्होंने जियान से बात की है और उसे अपनी क्वालिफिकेशन दिखाई। अब कोई भी फैक्ट्री में उन्हें गलत नहीं समझ रहा। सभी जानते हैं कि वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा कभी नहीं उठाती। उल्टा जियान उनके हार्डवर्क की तारीफ कर रहा था और उन्हें अपनी पोजीशन वापस से संभालने को बोल रहा था। ये बोलकर लिंगी तो चली गई थी, पर मिसेस शू अब भी इस बात को लेकर दुखी थी कि उन पर गलत एलिगेशंस लगाए गए। उन्हें फिर से टेक्सटाइल वर्कर की पोस्ट दी गई। रात में वो जब रो रही थी तो उस दौरान उनका फेवरेट कप भी टूट गया, जिसे वो फिर से ग्लू लगाकर जोड़ती हैं, पर उसमें पानी अब भी लीक हो रहा था। तब वो अपने हस्बैंड को याद करती हैं कि कैसे उनकी मौत के बाद 20 साल तक टेक्सटाइल फैक्ट्री वर्कर बनकर ही उन्होंने अपनी फैमिली को संभाला। उन्हें फैक्ट्री हेड पोजीशन में प्रमोशन तो दिया गया, पर अब फिर से उन्हें उसी ओल्ड पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सब सोचकर वो रोने लगती हैं। अगली सुबह मिसेस शू हिम्मत करके रेडी होकर अपनी पुरानी पोजीशन ज्वाइन करने के लिए फैक्ट्री चली जाती है। जैसे वो टूटा हुआ कप उन्होंने फिर से जोड़ा था, वैसे मिसेस शू ने अपनी हिम्मत फिर से जोड़ ली थी, जो देखकर लिंगी और जियांग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मिसेस लियोन को फैक्ट्री हेड के हिसाब से ही सभी को इंट्रोड्यूस कर रही थी, पर मिसेस शू ने ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अब उन सब की तरह ही वो एक टेक्सटाइल वर्कर है, कोई फैक्ट्री हेड नहीं है और काम के बारे में भी उन्हें सब कुछ पता है। इस दौरान फे अच्छे से समझ पा रही थी कि मिसेस शू को यहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। लंच टाइम के दौरान मिसेस शू के पास कोई बैठ नहीं रहा था। वो अकेली लंच कर रही थी क्योंकि वो पहले फैक्ट्री हेड थी। उनके पास बैठकर लंच करने में दूसरे वर्कर्स ऑकवर्ड फील कर रहे थे, पर फे आकर उनके साथ बैठ जाती है और उन्हें हिम्मत देने के लिए उन्होंने जो अर्थक्वेक के टाइम पर लोगों की हेल्प की थी, फैक्ट्री की तरफ से उनके लिए फूड सप्लाई भेजा था, उसकी तारीफ करती है। साथ ही वो अपने कुछ फ्रेंड्स को मिसेस शू के साथ लंच करने के लिए मना लेती है। फिर वो लोग भी मिसेस शू के साथ खाना शेयर करके खाते हैं, जिससे इस माहौल में उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। इधर फेंग अपनी सिस्टर को उनके पेरेंट्स से यूनान मिलने जाने की बात कहते हैं, पर शिंग उनसे मिलना नहीं चाहती थी। उसने सालों पहले अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ लिया था। वैसे भी उन्होंने लेटर फेंग को भेजा था, उसे नहीं। वो अपनी सिस्टर शिंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं, तो उन्हें भी पास्ट को भूलकर अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहिए, पर शिंग ज़रा भी उसकी बात नहीं मानती। फिर भी फेंग उसे ट्रेन टिकट देकर चला जाता है। वहीं जियांग फैक्ट्री डिप्यूटी डायरेक्टर से बास्केटबॉल टीम को डिसबैंड करने के मामले में बात करने के लिए आता है। अगर बास्केटबॉल टीम को हटाया जाएगा तो वो लोग कहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे फैक्ट्रीज के साथ वो लोग कैसे कंपटीशन में कम्पीट करेंगे। अब उन्हें डिपार्टमेंट चूज़ करके
के ज्वाइन करने को कहा गया है, पर जियान के मुताबिक ये एक फैक्ट्री है, कोई स्पोर्ट्स अकेडमी नहीं, इसीलिए अब उन्हें डिपार्टमेंट ज्वाइन करके फैक्ट्री का काम करना होगा। यहाँ पर बास्केटबॉल की कोई प्रैक्टिस अब से नहीं होगी और ना ही कोई कंपटीशन होगा। जियांग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, उनके बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट भी होती है, पर जियान अपने डिसीजन को नहीं बदलने वाला था। ऊपर से जियांग इस मामले की सीरियसनेस को समझ पाता उससे पहले ही उसके टीममेट्स ने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में अपनी पोजीशन ले ली थी। जियांग के लिए सिर्फ फैक्ट्री का कैंटीन डिपार्टमेंट बचा था। वो कैंटीन में काम तो नहीं करना चाहता था। वो अपने टीममेट्स को उसके साथ डिपार्टमेंट बदलने को बोलता है, लेकिन कोई भी अपनी अच्छी पोस्ट उसे नहीं देने वाला था, जिससे जियांग फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो जाकर यही सारी बातें अपनी मॉम को बोलता है, लेकिन मिसेस शू तो उल्टा उसे कैंटीन ज्वाइन करने को बोलती है। अब जियांग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कैंटीन डिपार्टमेंट अवॉइड करने के अलावा। दूसरी तरफ सिंह सोच में पड़ गई थी कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाए या फिर नहीं। तभी उससे मिलने के लिए हुआ आता है, और जब सिंह अपने पेरेंट्स के बारे में उसे बोलती है तो वो भी उनसे मिलने जाने को बोलता है। हुआ के मुताबिक सिंह कभी अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ ही नहीं पाएगी। आखिर सिंह का नाम भी अपने पेरेंट्स के साथ ही जुड़ा है, फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे। और इधर फेंग अपने पेरेंट्स को याद करके उनकी ड्राइंग बना रहा था। अगले दिन अब फेंग को स्टेशन ड्रॉप करने के लिए जाती है। वो बहुत देर तक अपनी सिस्टर का वहाँ पर वेट कर रहा था, पर ट्रेन के जाने का टाइम आ गया था। फिर भी सिंह का कोई अता पता नहीं था। तब फे के कहने पर वो ट्रेन में बैठकर यूनान के लिए चला जाता है। हालांकि उस टाइम सिंह वहीं छुप कर फेंग को जाते हुए देख रही थी। वो अपना बैग भी पैक करके लेकर आई थी, लेकिन अपने पेरेंट्स से मिलने जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद फेंग अब यूनान पहुंचकर अपने पेरेंट्स से मिलता है। सालों बाद वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे, और फेंग उन्हें अपनी शादी के बारे में और अपनी सिस्टर की शादी के बारे में भी बताता है। साथ ही वो उन्हें फे की ड्राइंग दिखाता है। उनके दोनों बच्चे अच्छे से सेटल हो चुके हैं। फेंग के पास जॉब है और इतनी अच्छी वाइफ भी। शेंग भी यूनिवर्सिटी में टीचर है और उसने एक डॉक्टर से शादी की है। उनके इन लॉज भी बहुत ही रिच और पावरफुल है। ये सभी जानकर उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश थे, और उनके लिए सबसे इमोशनल बात, फेंग ने अब भी अपने ग्रैंडमदर की वॉच पहन कर रखी थी। जिसके बाद फेंग उन्हें वापस जियांग चैंग उनके घर चलने के लिए बोलता है। इधर फे न्यूज़पेपर पर फेंग की अर्थक्वेक रियल लाइफ स्टोरी की ड्राइंग्स देख रही थी और उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन टिंग को मिस्टर ली से एक गुड न्यूज़ मिलती है। फैक्ट्री कैंटीन में एक पोजीशन खाली है। आखिर लास्ट टाइम टिंग ने अपनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की जॉब से खुद रिजाइन करके मिस्टर ली की जॉब बचाई थी, इसीलिए वही फेवर उसे रिटर्न करने के लिए मिस्टर ली उसे कैंटीन जॉब के बारे में बताते हैं। अब टिंग की हॉबी कुकिंग है, इसीलिए वो कैंटीन की जॉब को तुरंत ही ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। वो जाकर ये गुड न्यूज़ माइक को भी बोलता है, फिर उसके साथ खाने की चीज़ें लेकर अपने पेरेंट्स को एक गुड न्यूज़ देता है। लेकिन उसके पेरेंट्स फैक्ट्री कैंटीन में जॉब मिलने की बात से शॉक थे। आखिर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की जॉब का क्या हुआ? तब मजबूरी में टिंग को उन्हें बोलना पड़ता है कि उसने महीनों पहले ही उस जॉब से रिजाइन कर दिया था। लिखने पढ़ने की जॉब उसके लिए कभी बनी ही नहीं है। उसे तो कुकिंग वाली ही जॉब हमेशा से करनी थी। इस बात से टिंग की मॉम गुस्सा होती है, पर आखिर में वो उसे सपोर्ट कर ही देती है, और टिंग के फादर के मुताबिक वो फैक्ट्री किचन में ही बिलोंग करता है। ये जॉब उसके लिए परफेक्ट है। अब फाइनली टिंग और माई की जॉब वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अगले दिन एक तरफ जहाँ पर टिंग बहुत ही एक्साइटेड होकर कैंटीन की जॉब करता है, वहीं दूसरी तरफ जियांग अपना मूड खराब करके फ्रस्ट्रेट होकर कैंटीन की जॉब करता है। लंच टाइम के दौरान जियांग अच्छे से वर्कर की टिफिन में खाना भी सर्व नहीं कर रहा था। ये चीज़ फे नोटिस कर लेती है और जियांग को समझाती है कि जियांग इस काम को भी उसे स्पिरिट के साथ करे जिस तरह से वो बास्केटबॉल खेलता है, क्योंकि उनकी ये फैक्ट्री एक फैमिली की तरह है। एक पॉइंट पर बाकी वर्कर्स जियांग के लिए बास्केटबॉल कंपटीशन के दौरान चेयर अप कर रहे थे, तो अब जियांग के पास मौका है बाकी वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करके उन्हें खाना सर्व करने का। फे की ये बात जियांग को बहुत ही कॉन्फिडेंस देती है, जिसके बाद वो सभी को अच्छे से खाना सर्व करता है, सिर्फ लिन को छोड़कर। लिन को वो सिर्फ 2-3 पीस ही मीट देता है, और इस बारे में लिन के पूछने पर वो उसे रूडली जवाब दे देता है कि उसे खाना है तो खाए, नहीं तो ना खाए। तब लिन भी उसे उल्टा जवाब नहीं दे पाती। आखिर उसने जियांग की मॉम के खिलाफ झूठे एलिगेशंस जो लगाए थे। वहीं टिंग का बनाया हुआ खाना आज सभी वर्कर्स को बहुत ही पसंद आता है, पर लिन फिर भी खाने की बुराई कर रही थी और फे की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी। लिन को लगा कि फे अकेले खुद को कितना ही डिफेंड कर लेगी, लेकिन फे को डिफेंड करने के लिए वहाँ पर फेंग आ गया। तब लिन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि फेंग के पास लिन के सीक्रेट्स छुपे हुए थे। फे अब उसे लंच करवाती है और उसे उसके पेरेंट्स के बारे में बात करने लग जाती है। कुछ देर बाद रात को फेंग उसे उसके पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट होने की बात कहता है।
हैं। उसके पेरेंट्स के पास एक घर है जिसमें एक रूम खाली है और इस पॉइंट पर उन दोनों के पास घर नहीं है, इसीलिए उनका वहीं शिफ्ट होना बेटर है, जिस बात को फिर खुशी खुशी मान जाती है। अगले दिन हुआ शिंग को उसके साथ शिंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए मना ही लेता है। हुआ ने तो अपने इन लॉज से मिलने के लिए गिफ्ट्स भी पैक कर लिए थे, लेकिन एंड मोमेंट पर हुआ को अपने घर के लिए निकलना पड़ता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर बीमार थी। तब शिंग अपने पेरेंट्स से मिलने का प्लान कैंसिल करके हुआ के साथ उसकी ग्रैंडमदर से मिलने का डिसाइड करती है। फेंग के पेरेंट्स फे से मिलने के लिए उनके घर आने वाले थे। फे के पेरेंट्स उनके आने से पहले सभी कुछ अच्छे से रेडी करके रखते हैं और फे भी बहुत ही अच्छे से रेडी होती है। कुछ देर बाद फेंग अपने पेरेंट्स को उनसे मिलवाने के लिए लेकर आता है, जहाँ वो लोग फे के पेरेंट्स को वाइल्ड मशरूम गिफ्ट देते हैं। उन्हें फे भी काफ़ी पसंद आती है। फिर सभी लोग लंच की तैयारी करते हैं, लेकिन शिंग को वहां पर ना आता हुआ देखकर फेंग के पेरेंट्स दुखी थे, पर वो अपने बच्चों की नाराजगी समझ सकते थे। जिस पॉइंट पर उनके बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, उसी पॉइंट पर उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया था, इसलिए शिंग का नाराज रहना जस्टिफाइड था। लेकिन जब फेंग उनसे उनके साथ रहने की बात कहता है तब दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अगर इस ओल्ड एज में उनके बेटे और बहू उनके साथ रहेंगे तब तो ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मतलब कि फाइनली फेंग और फे को उनका परमानेंट होम मिल चुका था। जिसके बाद हम फेंग के पेरेंट्स का ओल्ड घर देखते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे सेटअप कर रहे थे। इस दौरान फे फेंग से घर की ओल्ड स्टोरी सुन रही थी। तभी फे बेड के पास अपना नाम नोटिस करती है और फेंग के मुताबिक उसने फे का नाम वहाँ पर 6th क्लास के दौरान लिखा था। उस टाइम से वो उससे प्यार करता आ रहा है। तब फे उसका नाम भी अपने नाम के पास लिखने लग जाती है ताकि फ्यूचर में उनके बच्चे उनके सच्चे प्यार को जान सके। वहीं हुआ डॉक्टर को अपनी ग्रैंडमा की हेल्थ अपडेट दे रहा था। ब्रेन सर्जरी से पहले उनकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और बाकी टेस्ट के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन हुआ के फादर इस सर्जरी के लिए मना कर रहे थे और हुआ भी उनसे कुछ बोल नहीं पाता। तब शिंग हुआ से बात करने के लिए जाती है। असल में उसने जब यान की ब्रेन सर्जरी की थी तो वो फेल हो गई और यान की मौत हो गई। तब हुआ 1 साल तक फिर कोई भी सर्जरी करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसके फादर भी उसके हाथों ग्रैंडमा की सर्जरी करवाने से डर रहे थे। लेकिन शिंग के मुताबिक अगर वो दिल से अपनी ग्रैंडमा को बचाना चाहता है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सर्जरी करनी चाहिए। वहीं फे फैक्ट्री के डायरेक्टर जियान को यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन मांगकर एप्लीकेशन देती है और उनसे कहती है कि वो ग्रेजुएट होकर फैक्ट्री के लिए और बेटर काम करना चाहती है, पर इतने सालों से आखिर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रहा है। ये पूछने पर फे की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब जाकर वो जियान से सच बोलती है कि असल में वो यूनिवर्सिटी जाकर और स्टडी करना चाहती है। उसका मेन गोल फैक्ट्री में काम करना नहीं बल्कि राइटर बनना है। फे को लगा कि पहले झूठ बोलने को लेकर जियान उसे नाराज होगा, लेकिन जियान तो उल्टा उसके लाइफ गोल से इम्प्रेस था। अगर फैक्ट्री के बाहर की दुनिया में वे अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। वो उसका नाम फैक्ट्री वर्कर यूनिवर्सिटी कोटा के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करने की बात कहता है। अब फे को 1 महीने बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी होगी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली यूनिवर्सिटी जाने का उसका सपना पूरा हो रहा था। इधर फेंग के लिए भी एक गुड न्यूज़ वेट कर रही थी। उसे अंकल फू से पता चलता है कि उनकी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज़ फेंग की अर्थक्वेक सीरीज़ को न्यूज़पेपर पर पब्लिश करना बंद करके उसकी एक फुल वॉल्यूम कॉमिक बुक निकालने वाली है, क्योंकि रीडर्स की डिमांड उस स्टोरी के लिए इतनी इम्प्रेसिव है। इस बात से फेंग खुश तो था, पर अथॉरिटीज़ युआन के अंडर फेंग को कॉमिक बुक का काम करने को बोल रही थी। अब फेंग को भी पता है कि युआन के अंडर काम करना मतलब उसकी रियल लाइफ स्टोरी में कोई रियलिटी रहेगी नहीं, लेकिन अंकल फू के हिसाब से ये फेंग के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी फेंग की हाफ स्टोरी तो न्यूज़पेपर पर पब्लिश तो हो चुकी है, लोगों को रियल लाइफ स्टोरी आधी पता है। बाकी फेंग अगर युआन के साथ स्टोरी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा तो उसमें फेंग का ये फ़ायदा होगा, उसका नाम कॉमिक आर्टिस्ट और राइटर की तरह पब्लिश होगा। और अब तो फेंग को अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो फेंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा होना चाहिए। उसकी अपनी कॉमिक बुक पब्लिश होने पर फेंग की इनकम ज़्यादा अच्छी होगी। फेंग अब युआन के साथ काम तो नहीं करना चाहता था, पर अंकल फू की बात उसे सही लग रही थी। घर जाकर वो उन ड्राइंग्स को देखकर इस बारे में सोच रहा था। तभी फे को आता हुआ देखकर वो उन ड्राइंग्स को छुपा देता है। फिर फे उसके पास आकर नानजू यूनिवर्सिटी में उसका नाम रिकमेंड होने की बात कहती है, जिस खबर से फेंग काफ़ी खुश था। वो अभी उसे अपनी कॉमिक बुक की बात कहने वाला था, लेकिन वो उस बात को छुपा लेता है और फे से उसकी जॉब परमानेंट होने की और कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर ऑफिस से उन्हें एक घर मिलने की बात
बात कहता है जो खबर फे के लिए सच में बहुत ही अच्छी थी। अब फाइनली कुछ दिनों बाद उनका पर्सनल घर होगा। अगले दिन अब फेंग मिस्टर युआन से अर्थक्वेक कॉमिक बुक की बात करने के लिए जाता है और अपने पहले के बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। तब युआन उसे अपने हिसाब से चेंज की गई स्टोरी की स्क्रिप्ट देता है और उस पर ड्राइंग बनाने को कहता है। युआन के हिसाब से स्टोरी को अगर देखें तो उसमें कोई रियलिटी बची ही नहीं थी। युआन ने अर्थक्वेक की पूरी रियल स्टोरी बदल दी थी, यहाँ तक कि उसने स्टोरी से हुआ को भी हटा दिया था। इससे फेंग को बुरा तो लगा था, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था युआन की बात मानने के अलावा। इधर हुआ ने अपनी ग्रैंडमदर की सर्जरी करने का डिसीजन ले लिया था, पर उसके फादर अभी इस डिसीजन के खिलाफ थे। तब शिंग हुआ के फादर को समझाती है और अपने बेटे पर भरोसा रखने को कहती है। वहीं शिंग की मदर उसी की यूनिवर्सिटी का मैथ्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करती है जहाँ पर वो जॉब करती थी। मॉम भी शिंग की तरह एक मैथ्स प्रोफेसर थी और अब सालों बाद उन्होंने फिर से अपनी जॉब ज्वाइन की है। वैसे उन्हें पहले से पता है कि शिंग वहाँ पर जॉब करती है, पर वो प्रोफेसर वू से ये बात छुपा कर रखती है कि शिंग उनकी बेटी है। इधर लिंग जियांग को अपने कॉलेज सीनियर डोंग से मिलवाने वाली थी। उसका सीनियर एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है, उसके पास बहुत ही कनेक्शन भी है, वो जियांग की जॉब किसी अच्छी जगह पर लगवा सकता है। इसीलिए लिंगी और जियांग की मॉम उसे डोंग से अच्छे से बात करने को समझा देती है। जियांग उनकी बात मानकर कुछ गिफ्ट्स के साथ डोंग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, पर वहाँ पर डोंग जियांग से ज्यादा लिंगी से बात कर रहा था। वो तो लिंगी को उसकी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, लेकिन लिंगी उसे सीधा सीधा समझा देती है कि जॉब उसे नहीं बल्कि उसके हस्बैंड को चाहिए। उसने अकाउंट में डिग्री ली है, वो हार्ड वर्किंग भी है, अभी उसके पास कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए जियांग कैंटीन में काम करने को मजबूर है। वैसे डोंग जॉब देने का प्रॉमिस तो नहीं करता, पर वो इस बारे में जरूर सोचने वाला था। अब जब डोंग बिल पे करने के लिए बाहर चला जाता है, तब जियांग लिंगी से डोंग को लेकर लड़ने लगता है। उसे डोंग का बिहेवियर जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि डोंग कैंटीन वर्कर होने के नाते उसकी इंसल्ट कर रहा है और उसे कैंटीन में काम करने से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसे हायर पोजीशन में जॉब दिलवाने को लेकर लिंगी डोंग जैसे पर्सन को रिक्वेस्ट करे। इसके बाद जियांग उससे नाराज होकर वहां से चला जाता है। रात को अब वो बास्केटबॉल खेलकर देर से घर आता है, तब उसकी मॉम उसे डांटने लगती है। तभी वहां पर लिंगी आकर मॉम से झूठ बोलती है कि जियांग डोंग के साथ ही बास्केटबॉल खेल रहा था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है और उन्होंने जियांग को कुछ फाइनेंसेस की बुक भी दी है। एक इंटरव्यू के बाद जियांग को वो जॉब दे देगा। ये सुनकर मिसेस शू बहुत ही खुश थी। लिंगी अब जियांग को कुछ बुक स्टडी करने के लिए देती है, साथ ही एक अबैकस देती है कैलकुलेशन और फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए। अगले दिन हम देखते हैं कि हुआ की ग्रैंडमदर पर सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी, उन्हें होश आ चुका था और अब वो सबको पहचान भी रही थी। वो शिंग को भी यान नहीं समझ रही थी। ग्रैंडमदर को सही सलामत देखकर सभी लोग बहुत ही खुश थे। हुआ के दिल से एक बहुत ही बड़ा बोझ हल्का हो गया था। यान की जान जाने के बाद अब उसने फाइनली किसी की जान बचाई थी। कुछ देर बाद वो शिंग को यान के बारे में बोलने लग जाता है कि इसी हॉस्पिटल में कुछ साल पहले उसने यान को देखा था। तब चेरी ब्लॉसम का टाइम था। यान उसके लिए कोई परी जैसी थी। फिर जब यान की ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन उसे करना था तो उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। उस दिन वो अपने प्यार और सर्जरी दोनों में फेल हो गया था। फिर जब सालों बाद उसने शिंग को ट्रेन में देखा तो उसे लगा कि यान वापस आ चुकी है। शिंग बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, इसलिए उसने उससे बातचीत आगे बढ़ाई ताकि शिंग के रूप में वो यान को पा सके। अब उसके लिए शिंग यान नहीं बल्कि शिंग है। वो उसे उसकी रियल पर्सनालिटी की वजह से प्यार करता है और अब शिंग की जगह यान भी उसके दिल में नहीं ले पाएगी। यान उसका बीता हुआ कल है तो शिंग उसका आने वाला कल है। ये सुनकर शिंग उसका हाथ पकड़ती है और दोनों खुशी खुशी साथ में वहाँ से आगे चले जाते हैं। इधर फिर रात को स्टडी कर रही थी और फेंग उसकी ड्राइंग बना रहा था, क्योंकि कुछ महीनों बाद फे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दूसरी सिटी चली जाएगी। तब फेंग उसकी इन्हीं ड्राइंग्स को देखेगा, जिसके बाद फेंग उसके करीब आने की कोशिश करता है और दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन अब यूनिवर्सिटी के मैथ डिपार्टमेंट में शिंग की मुलाकात उसकी मॉम से होती है। शिंग वहाँ पर उन्हें देखकर शॉक थी, लेकिन उसकी मॉम ना ही उसे बेटी की तरह ट्रीट करती है और ना ही शिंग उन्हें अपनी मॉम की तरह। दोनों सिर्फ काम से रिलेटेड ही बातें करते हैं। यहाँ तक कि जब हुआ शिंग को पिकअप करने के लिए आता है, वो सिर्फ दूर से हुआ को देखती है कि हुआ उनकी बेटी के लिए सही भी है या फिर नहीं। पर मॉम जिस तरीके
तरीके से शिंग को इमोशनल होकर देख रही थी, वो चीज़ हुआ के लिए थोड़ी सी अजीब थी। मॉम के जाने के बाद शिंग हुआ को सच बोल देती है कि वो लेडी असल में उसकी मॉम है। पास्ट में उसकी मॉम अपनी जॉब को कंटिन्यू करके उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकती थी, पर उन्होंने अपने करियर सैक्रिफाइस कर दिया और उनके फादर के साथ यूनान चली गई, जिसके बाद उसने और फेंग ने किसी तरीके से अकेले खुद को संभाला। इसीलिए शिंग की नाराजगी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ फे और फेंग के फादर के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। फे के फादर उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों मिलकर लोगों को चेस में हरा भी देते हैं। इसके बदले में फे के डैड उन्हें कुंफू सिखाते हैं, जिसे वो घर में प्रैक्टिस कर रहे थे। तब फे उन्हें देखकर अपनी एज के लोगों को पेंटिंग और राइटिंग सीखने की एडवाइस देती है। फेंग की तरह उसके फादर भी आर्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छे हैं और उन्हें फे का ये आइडिया भी पसंद आता है, यहाँ तक कि वो फे को अपनी राइटिंग भी दिखाते हैं। इस दौरान फेंग वहाँ पर आकर खुद को अपने फादर से बेटर आर्टिस्ट बोलने लग जाता है और दोनों बाप बेटे में थोड़ी नोकझोंक होती है। दूसरी तरफ जियांग ने बहुत ही स्टडी की थी और अबैकस में फॉर्मूला और कैलकुलेशन में प्रैक्टिस की थी, फिर भी उससे कोई ना कोई गलती हो रही थी, जिससे लिंगी उस पर गुस्सा होती है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो उसे अच्छी जगह पर जॉब कैसे मिलेगी। तब जियांग और लिंगी के बीच आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है और जियांग गुस्से में चीज़ें फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इस चीज़ से लिंगी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। दूसरी तरफ फे और उसके फादर इन लॉ एक साथ स्टोरी राइटिंग की बात कर रहे थे। इस दौरान फे उन्हें फेंग की ड्राइंग दिखाती है। तब उसे वो स्क्रिप्ट मिलती है जो कि रियल लाइफ अर्थक्वेक स्टोरी को चेंज करके युआन ने फेंग के लिए लिखी थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।